हेलो बच्चों। तो देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की आपकी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई चैप्टर नंबर आपका 13 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों कि न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका एटॉमिक मास। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो टोटल संख्या होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है बच्चों आपका न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस जैसे मान लो आपका ये एटम्स है, आपका क्या है ये एटम। एटम्स के अंदर आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के इनसाइड की तरफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत सारे मात्रा में होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अलग अलग पार्ट में जो पाए जाते हैं जिसके अंदर कुछ डिस्टेंस हो, गैप हो, तो उसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और गैप बिल्कुल कम हो, एक दूसरे के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल अट्रैक्ट करे, बिल्कुल गैप कम हो, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। फिर बात करते हैं न्यूक्लियाइड की। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर 6 कार्बन के 12, कहने का मतलब 6 तो एटॉमिक नंबर है और 12 एटॉमिक क्या है? मास है। जो ऐसी स्पीसीज होती है, पार्टिकुलर ऐसी जो स्पीसीज होती है किसी एटम की, को हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। और न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स ए से। जैसे जेड तो है एटॉमिक नंबर, एक्स है कोई भी एलिमेंट, और ए है आपका कोई भी एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का। फिर बात करते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटॉन्स की। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार का मतलब एटॉमिक मास सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल 6 कार्बन के 14, 7 नाइट्रोजन के 14। जो एटॉमिक मास है ऊपर का सेम है, नीचे वाला डिफरेंट है, तो वो आइसोबार है। और आइसोटॉन्स का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लो तो क्या निकलता है? वो आपका न्यूट्रॉन्स। अगर एक आपको बेसिक टर्म बता रहा हूँ, एट न्यूक्लियस के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। और किसी भी एटम के अंदर, और एटम के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। और आपको एटॉमिक मास की ज़रूरत हो, मतलब एटॉमिक मास, ये वाली एटॉमिक मास, तो वो इस एटॉमिक नंबर से मोस्टली डबल होगा। ठीक है। और इसका भी कंसेप्ट बता देंगे, आगे आएगा कैसे निकालते हैं ये वाला। और जो फिर बात करते हैं हम न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर का माइनस होना। तो 19 पोटासियम के 39, इसमें से ये माइनस हो गया तो 20। तो दोनों के जो न्यूट्रॉन्स है वो सेम है, तो उसको बोलेंगे हम आइसोटॉन्स। फिर बात करते हैं हम एएमयू कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है और इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रिलेशन है। देखो एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई में मास ऑफ सी, कार्बन का एटम, कि कौन सा एटम ले रहे हैं हम, कार्बन का 12। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम कैसे निकालते हैं? जितना कार्बन का मासिस है वो अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, 12 से 12 कट गया, और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है इतना है, इसको हम ये डिवाइड करते हैं तो इतनी वैल्यू आएगी। कहने का मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट में 1.66 10⁻⁻27 ग्राम मास होता है। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है। और इतनी होती है 1.6 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। अब इसमें रिलेशन फाइंड करना है आपको। रिलेशन के लिए क्या करना, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने एनर्जी का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एम की वैल्यू बेटा ये फिक्स है, सी स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही इतना होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.5 नहीं लिखते क्योंकि कैलकुलेशन में बेटा अप्रोक्स आएगा।
तो हम इसको 931 ही मान के चल रहे हैं। वैसे एक्यूरेट होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट हम इसको बेटा इतना ही लेते हैं न्यूमेरिकली पोर्शन में। अगर एनर्जी की बात हो 1 AMU में तो इतना, और मास की बात हो तो 1.6 10⁻27 ग्राम होता है बेटा ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम एटॉमिक मासेस ऑफ एटम की, कैसे निकालते हैं। तो एक N1 का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप फ्रैक्शन, और M1 का मतलब होता है मास ऑफ वन आइसोटोप फ्रैक्शन। कहने का मतलब जो एटॉमिक मास निकालते हैं, जैसे हम आप केमिस्ट्री में याद करते हो कार्बन के जो एटॉमिक मास होते हैं वो 12 होते हैं, तो उसका निकालने का ये आपका फॉर्मूला है N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन में N1 प्लस N2। कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं उतने ही मास होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है N1 प्लस N2, तो मास भी आपके 2। अगर 3 है तो बेटा N3 M3 प्लस में यहाँ पे N3 और लिख देना, ठीक है। तो N1 का मतलब क्या है भाई, परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप फ्रैक्शन, और M1 का मतलब है मास ऑफ वन आइसोटोप फ्रैक्शन है। अगर एक ये नोट याद रखना, अगर आपको एटॉमिक मास गिवन में दे रखा है, तो जो आपका N1 है मतलब फर्स्ट, ये जो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स है उसको लेट अस अज्यूम कर लेना आप x, और जो दूसरे वाला है बेटा जैसे N2 है वो करना 100 माइनस x, और यहाँ पे तो एडिशन होता ही है। एडिशन कैसे होगा, x प्लस 100 माइनस ये, तो माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, ओनली 100 बचेगा। ये क्वेश्चन में तब करना है आपको जब एटॉमिक मास गिवन हो, नहीं तो बेटा यही फॉर्मूला यूज़ करना है जैसे हम न्यूमेरिकल कराते हैं इसका। देखो दो आइसोटोप्स है लिथियम के, एक लिथियम ये है आपका, एक ये है, ठीक है। एक की फर्स्ट जो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स ये है, दूसरी ये है, पहले का मास ये दूसरे का मास ये, तो लिथियम का एटॉमिक मास निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन में N1 प्लस N2। तो ये फर्स्ट N1 ये पहला मास, ये N2 ये दूसरा मास, ये टोटल जो सम कर रहे हैं बेटा हम परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, और ये सेकंड, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये आपका की क्या होगा, एटॉमिक मास होगा लिथियम का। अब बात करते हैं बच्चों जिसमें एटॉमिक मास गिवन हो, ये भी आपका NCERT प्रॉब्लम है कि बोरोन के दो आइसोटोप है, ये दो है, एक तो ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। बेटा इसका फर्स्ट मास ये है, सेकंड मास ये है, और एटॉमिक मास बोरोन का मतलब एटॉमिक मास गिवन दे दिया, फाइंड द एबोडेंस ऑफ 5 बोरोन के 10 और 5 बोरोन के 11। ये दो एबोडेंस है, तो इसको फर्स्ट आइसोटोप और सेकंड आइसोटोप निकालना है। तो सबसे पहले लेटेस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं 5p10 का क्या अज्यूम कर दिया x, और जो दूसरे वाला कितना होगा बेटा 100 माइनस x। तो एटॉमिक मास अगर गिवन हो तो इसकी संख्या मैंने अभी बताई थी, क्या जूम कर लो x, और दूसरे वाले की 100 माइनस x, ठीक है, और इनका टोटल सम। तो फर्स्ट की वैल्यू आएगी इतनी और सेकंड की ये वाली। ये फॉर्मूला बेटा x और 100 माइनस x तभी निकालना है जब एटॉमिक मास गिवन हो। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेट सपोज करो बेटा ये है, ये इसकी रेडियस मान रहे हैं हम r। तो जितना हम इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे उतना एटॉमिक मास भी मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका 4/3 पाई r की क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। अब बच्चों ये r तो सेम है जी है, 4/3 और ये मल्टीप्लाई में जो पाई है ये बेटा इस कांस्टेंट में ही इंक्लूड हो जाएगा आगे जाके। आपको पता है ये प्रोपोर्शनल है, ये जो 3 है बेटा ये यहाँ पे पावर हो गया 1/3, और जो बाकी की टर्म कांस्टेंट में काउंट कर देंगे। इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, कांस्टेंट आएगा आपका r0। r0 को बोलते हैं हम एम्पिरिकल कांस्टेंट। कहने का मतलब जो आपका एम्पिरिकल कांस्टेंट होता है वो 1.2 फर्मी होता है। और बच्चों जो एक फर्मी होता है आपका, जो एक फर्मी होता है उसमें 10⁻⁻15 मीटर होता है। और एक बात याद रखना बच्चों, अगर आपके पास अलग अलग एलिमेंट है तो उसका फॉर्मूला यूज़ करना R1/R2 पहला
एटॉमिक मास अपॉन में दूसरा की पावर 1/3, क्योंकि दो एलिमेंट का जो आर नॉट होता है वो तो कांस्टेंट है, वो तो कट ही गया, ठीक है। कहने का मतलब जो न्यूक्लियर साइज होता है वो हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होता है। कहने का मतलब जो आपका ये न्यूक्लियर साइज होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, लेकिन डेंसिटी डिपेंड नहीं करती। तो अगला टॉपिक है आपका न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो न्यूक्लियर डेंसिटी सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं, गिवन मास मल्टीप्लाई में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब ए को बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस। और वॉल्यूम आपको पता ही है 4/3πr³ बेटा आर की ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ए से ए कैंसिल। कहने का मतलब जो डेंसिटी होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। बोर्ड के अंदर आपको ये पूछता है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, तो इसको प्रूफ करना है। तो बच्चों यही ड्राइव करके आना है आपको। और वैल्यू फिक्स होती है इसकी 3 का 3 मास, ये म्यू में है, 4 का 4 पाई का पाई, और ये फर्मी में है। आप इसको कैलकुलेट करते हो तो बच्चों यही आपका आंसर आएगा। कहने का मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी एटॉमिक मास पे डिपेंड ही नहीं करती, हर एक एलिमेंट की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स की कि सर न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। देखो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स का मतलब होता है जैसे मान लो आपका ये तो है एटम है, एटम के अंदर ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो खाली बच क्या गया प्रोटॉन। तो आपको पता है इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ऐसे होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। ये प्रोटॉन प्रोटॉन आपस के अंदर क्या करेंगे, रिपेल। पर जो ये है न्यूक्लियर फोर्स ये चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठा रहते हैं। अगर बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठा रहते हैं तो इसकी नेचर बहुत स्ट्रांग होती है, और इस फोर्स को हम ब्लाइंड फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस के अंदर रिपेल करेंगे फिर भी इकट्ठा है, तो इसका मतलब इसकी जो नेचर होगी वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो और हम कह सकते हैं इन सब से कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज पे तो डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। अगर चार्ज पे डिपेंड करता तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर देता, ठीक है ना। ये तो न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स को हम ब्लाइंड फोर्स भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है। देखो जैसे हमको पता है कि न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि डिपेंड करता तो ये रिपेल कर देता, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेशन इफेक्ट को शो करते हैं, क्योंकि हमें पता है सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका न्यूक्लियॉन्स होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन्स, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन्स बिल्कुल पास पास में ही होता है उस, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स होता है उन सब की इंटेंसिटी सेम होती है, उन सब की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। वो जो पड़ोस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन इफेक्ट, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। एक ट्रिक है बच्चों, ये सहवाग सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे कमज़ोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको कूलम्स लॉ कहते हैं, इससे कमज़ोर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कमज़ोर ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब ये सबसे ताकतवर फोर्स होता है। न्यूक्लियर जो फोर्स होता है, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है उसके अंदर जो दो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, अगर दोनों पैरेलल है तो वो स्ट्रांग होंगे, अगर वो दो एंटी पैरेलल है तो वो वीक होंगे। कहने का मतलब अगर पैरेलल है तो स्ट्रांग, और एंटी पैरेलल स्पिन है तो वीक होगा। और न्यूक्लियर फोर्स के पास एक्सचेंज एक्सचेंज करने की पावर, शक्ति भी होती है। कहने का मतलब ये है जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो दो न्यूक्लियॉन्स के अंदर चार्ज पार्टिकल को एक्सचेंज करता है, इसको हम बीएससी के अंदर मैसोन्स कहते हैं। ये पॉइंट है नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। पता है आपको सेंट्रल फोर्स कूलम्स लॉ होता है, ठीक है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। और जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर में होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अट्रैक्ट। पर बच्चों ये ध्यान रखना उसकी भी कुछ लिमिट होती है, हमेशा ही अट्रैक्ट नहीं करते। ये बात ध्यान रखना कि जो
आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हमेशा ऑलवेज अट्रैक्शन नहीं करता है। ये आपका सीबीएसई 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था। और सबको पता है बच्चों ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कहने का मतलब ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है हमेशा पाथ पे। और इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे नहीं करता, कूलम्ब्स लॉ करता है। और दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कहने का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। और दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज। जो आपकी न्यूक्लियॉन्स का जो सेपरेशन होता है उसको जब हम सैचुरेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज द फंक्शन, कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला है बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये रेडियस जो सेपरेशन डिस्टेंस होती है। तो बच्चों इसकी जो अट्रैक्ट या रिपेल और न्यूट्रल की जो रेडियस है वो काउंट करते हैं हम 0.8 फर्मी से। अगर वैल्यू ये वाली जो इस तरफ ये जो रेडियस है ये ग्रेटर होगी 0.8 फर्मी से, तो जो नेचर ऑफ फोर्स होगी वो अट्रैक्ट होगी। अगर 0.8 फर्मी है तो न्यूट्रल, और इस तरफ है तो बेटा रिपल्सिव है। ठीक है, देखो जैसे हमने बता रखी है यहाँ पे, अगर रेडियस ग्रेटर है 0.8 फर्मी से तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा नेगेटिव गोज ऑन डिक्रीज। कहने का मतलब ये है जो अट्रैक्टिव की तरफ होगी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और कम भी होगी बेटा वो, और नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा अट्रैक्ट। और नेक्स्ट है आपका अगर 0.8 फर्मी कंप्लीट ही 0.8 है तो पोटेंशियल एनर्जी कम भी और नेगेटिव होगी, और नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा न्यूट्रल। अगर थर्ड पॉइंट है ये, अगर 0.8 फर्मी ज़्यादा होगा किससे रेडियस से, इस वाले रेडियस से, तो नेचर ऑफ फोर्स तो क्या होगा रिपल्सिव। बट जो पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज टू जीरो। कहने का मतलब इस पे तो नेगेटिव है ही, अगर वो इस तरफ चलेगी वो तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी वो, क्योंकि हमें पता है जीरो क्या होता है भाई पॉजिटिव, इस तरफ तो नेगेटिव है। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, मास डिफेक्ट। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट। तो बात करते हैं मास डिफेक्ट होता है क्या है। देखो बच्चों मास डिफेक्ट का मतलब होता है कि न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम मास डिफेक्ट। कहने का मतलब जो न्यूक्लियॉन्स का मास तो होता है ज़्यादा और इसका मास न्यूक्लियस का होता है कम। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर गैप हो, और जिसको बिल्कुल बाउंड कर दिया इनको सबको तो उनको क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और इसका मास ज़्यादा होता है इसका मास कम होता है, ऐसा क्यों होता है देखो रीज़न बता रहे हैं हम। मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सबको के बीच में डिस्टेंस गैप थोड़ा ज़्यादा दे दिया और उसकी एनर्जी को सपोज कर दिया ई, और इन सब को हमने बाउंड कर दिया तो न्यूक्लियस बना दिया हमने, और न्यूक्लियस की एनर्जी लेट सपोज की है यू। तो हम यूज़ करते हैं हम यहाँ पे आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, चेंज टू एनर्जी मास डिफेक्ट स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू चेंज टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो मास डिफेक्ट सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लगेगी बेटा, एक जो न्यूक्लियॉन्स होता है उसमें तो एनर्जी होती है ज़्यादा, न्यूक्लियस में एनर्जी होती है कम। ठीक है, और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। कहने का मतलब कि जो अपनी न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो होती है ज़्यादा और न्यूक्लियस के अंदर होती है कम। और कारण बेटा यही है कि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड की तरफ जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है बेटा न्यूक्लियस की तो होती है कम, और जो आपका न्यूक्लियॉन्स होता है उसकी होती है इससे थोड़ी ज़्यादा। तो यही रीज़न है बेटा कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो कम होता है और मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो ज़्यादा और मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है। और बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इसका मतलब होता है बेटा एटॉमिक नंबर मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है। मास ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके होता है हाइड्रोजन के बराबर, चाहे यहाँ पे H लिखो चाहे P लिखो एक ही बात है। और ये न्यूट्रॉन्स निकाल दिया कितनी संख्या, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ न्यूट्रॉन से, और माइनस में ये मास ऑफ न्यूक्लियस है।
ये कंप्लीट आपका न्यूक्लियस का वो है मास, और ये न्यूक्लियस का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी की। सर बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस के अंदर टूटता है, ठीक है, और उसको जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है तो उसको बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स। नाम से पता चल रहा बाइंड करना। जब न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स में टूटता है तो जितनी एनर्जी उसको बाइंड करने की जितनी ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी होता है मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई में EMU में जितनी एनर्जी लगती है। मास डिफेक्ट का तो फॉर्मूला आपको पता ही है। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? ZFD एटॉमिक नंबर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड, ये खाली न्यूट्रॉन, और ये उसका मास, और माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस MX, ठीक है। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स निकालना हो तो एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। बाइंडिंग एनर्जी प्रैक्टिकली एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता, और बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स को इंक्रीज द न्यूक्लियस बिकम्स मोर स्टेबल। अगर उसकी वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर बात करते हैं इसके बच्चों ग्राफ की। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में है ये? बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स और बेटा ये है एटॉमिक मास के बीच में। देखो सबसे पहले यहाँ तक जो टोटल एनर्जी है वो तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और एटॉमिक मास है लास्ट 250। देखो ये वाले एलिमेंट, इसको 4 एलिमेंट ड्रॉ करके आने हैं आपको, 1 2 3 और 4। सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है Fe की, ठीक है, इसलिए ये मोस्ट यूज़फुल है। सबसे ज़्यादातर यूज़ हम मेटल यही करते हैं Fe, ठीक है। सबसे ज़्यादा होती है अप्रोक्स 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। जहाँ पे ये करेंगे बेटा ये लगभग 8.8 है, ठीक है। और इसकी सबसे कम होती है लाइटर एलिमेंट। यहाँ पे बेटा फ्यूज़न होता है, याद रखना क्या होता है यहाँ पे? फ्यूज़न। और हैवी एलिमेंट टूटेंगे तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। और एक बात याद रखना बेटा, एटॉमिक मास 30 से लेकर 170 तक बिल्कुल फ्लैट बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। और जो आपका न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल होगा बेटा, क्या होगा? स्टेबल। अब बात करेंगे इस ग्राफ के बारे में, क्या क्या एग्जाम के अंदर लिख के आना है। सबसे पहले इसमें पॉइंट लिख के आना है जो आपका Fe 56 की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। ये बेटा ज़्यादा स्टेबल होता है यार। क्या होता है? ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो एटॉमिक मास 30 तो बेटा ज़्यादा होगा किससे? एटॉमिक मास से। और इसमें 170 से एटॉमिक मास तो ज़्यादा होगा किससे? 170 से। वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेटा? स्मॉल होगी। क्या होगी? स्मॉल। कहने का मतलब ये है यार ज़्यादा। अगर जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसकी भी कम होगी, जिसका ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसकी भी कम, जिसका कम है उसकी भी कम होती है बाइंडिंग एनर्जी। और जो हैवी न्यूक्लियस होता है गेट डिवाइडेड इनटू लाइटर न्यूक्लियस देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। जो कोई हैवी एलिमेंट है बेटा, मान लो कोई एक हैवी एलिमेंट दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर टूटता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और हैवी एलिमेंट मान लो यूरेनियम का बेटा, क्या मान लो? यूरेनियम। यूरेनियम 235 या 36 मान सकते हैं हम, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी रिलीज भी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? फ्यूज़न। जिसके दो या दो से ज़्यादा लाइटर एलिमेंट एक हैवी एलिमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फ्यूज़न। एग्जाम्पल बेटा हाइड्रोजन एटम से 1H2 हो गया, ठीक है ये। और जो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं हम? बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स एटॉमिक मास ग्रेटर है 170 से, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मास बिकॉज कूलम फोर्स आर रिपल्सिव बिटवीन प्रोटॉन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई सो लेस देन स्टेबिलिटी ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई। इसका मतलब कह रहा है ये, अगर आपका एटॉमिक मास ज़्यादा है 170 से तो उसके अंदर डिक्रीज विद द इंक्रीज मास, ये मास की वैल्यू तो बढ़ेगी क्योंकि उसके अंदर जो आपका कूलम्स फोर्स होता है वो हमेशा बेटा रिपेल करेगा, दो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा किसी हैवियर न्यूक्लियाई के अंदर
और इसीलिए हम कह सकते हैं उस जो हैवियर जो न्यूक्लियाई है उस एटम की न्यूक्लियाई या उस न्यूक्लियाई वो बेटा हमेशा स्टेबिलिटी के कारण ही होती है, मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कमी होगी। कहने का मतलब इस पे ये पॉइंट लिखना आप एग्ज़ाम के अंदर, अगर आपका एटॉमिक मास 170 से ज़्यादा है तो डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मास, क्योंकि वहाँ पे जो कुलम्स फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है दो प्रोटॉन के ऊपर, और जो आपकी हैवियर न्यूक्लियाई है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी बेटा, क्या होगी, स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स होता है। और लास्ट पॉइंट है 30 से बड़ा होगा एटॉमिक मास और इससे बड़ा होगा 170 170 तक जो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स होता है उसके अंदर न्यूक्लियर साइज तो ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है, और न्यूक्लियर जो फ्यूज़न होता है वो क्या रहता है बेटा, स्मॉल। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स आएगा बेटा यहाँ पे, न्यूक्लियर जो आपका फोर्स है वो बेटा कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम। कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर साइज है वो तो ग्रेटर होगा और जो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम, इस रेंज तक बस बेटा, लास्ट 170 और कम से कम कितना, 30 तक। और कुछ ट्रिक है बेटा इसकी बाइंडिंग एनर्जी की निकालने की, देखो बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट, ये बाइंडिंग पर न्यूक्लियॉन्स आ जाए तो एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं ना, न्यूक्लियॉन्स का मास ज़्यादा इसका कम, बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी के कारण। अगर आपके दो है बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ये तो आपका क्या है बेटा, रिएक्टेंट, और ये क्या है, दोनों प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मास घटा देना, और एनर्जी आए तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 931 से। जैसे ये अगर एनर्जी पॉजिटिव की आई तो एक्सो प्लस रिलीज करेगा, नेगेटिव की आई तो एंडोथर्मिक। अगर आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला है एटॉमिक मास -4 अपॉन में एटॉमिक मास मल्टीप्लाई में जितनी एनर्जी आई है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न की। फिजन का मतलब कोई भी एक हैवी एलिमेंट, ये एक बेटा हैवी एलिमेंट, और न्यूट्रॉन्स इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये साथ ही लेके चलना पड़ता है क्योंकि एलिमेंट बहुत हैवी हो जाता है तो न्यूट्रॉन्स रखना पड़ता है। कोई भी एक हैवी एलिमेंट दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर टूटता है और 3 न्यूट्रॉन देता है और कितनी एनर्जी रिलीज करता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। कोई एक हैवी एलिमेंट दो लाइटर एलिमेंट के अंदर टूटता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और ये रिएक्शन बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये लिमिटेड फ्यूल है, पॉल्यूशन को बढ़ाता है और न्यूट्रॉन पार्टिकल इसमें लिंक करता है, जैसे ये न्यूट्रॉन पार्टिकल है। और इंक्रीज पॉल्यूशन, न्यूट्रॉन पार्टिकल लिंक, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एटम बम टेक प्लेस करता है, और ये रिएक्शन लो टेम्परेचर से स्टार्ट होता है बेटा। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न की। ये बस बेटा इसका जस्ट उल्टा होता है, द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर गिव ए हैवी एटम नॉन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये 1H2 + 1H2 दो ड्यूटेरियम को मिला के एक अल्फा पार्टिकल बनता है और न्यूट्रॉन निकलता है, और इससे भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है बेटा। 1 और 1 2 हो गया, 2 और 2 4, तो 3 + 1 कंप्लीट हो गया ना, और ये एनर्जी रिलीज करेगा। जस्ट इसका ये सारे पॉइंट अपोजिट है, उसमें एटम बम होता है टेक प्लेस करता है बेटा, इसमें हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम बेटा उससे भी खतरनाक होता है लेकिन पोल्यूशन लेस होता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है रिलीज्ड, ठीक है। पॉजिटिव पार्टिकल लिंक करते हैं, सारे पॉजिटिव बेटा, ये पॉजिटिव 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 होता है, और ये हाई टेम्परेचर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हमेशा फ्यूज़न को टेक प्लेस करता है। जैसे यूरेनियम के 235 में कितने न्यूट्रॉन निकले थे, 3, 1 2 3, और एक निकलेगा फिर 3 में, फिर ये न्यूट्रॉन 3 में। कहने का मतलब फर्स्ट यूरेनियम है वो 3 न्यूट्रॉन देता है, 3 न्यूट्रॉन पे कितनी एनर्जी है बेटा। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इसमें क्या है बेटा, न्यूक्लियर फिजन को टेक प्लेस करता है। जैसे मान लो आपका यूरेनियम 235 पे 3 न्यूट्रॉन आई, 1 2 3, तो 3 न्यूट्रॉन पे तो 200 एनर्जी है उस रिएक्शन के अंदर, अभी पढ़ा है हमने। तो 3 न्यूट्रॉन पे 200 मतलब 1 2 3 पे 200, फिर एक न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन्स होता है वो आगे फिर कितने निकालेगा, 3।
कहने का मतलब 3 न्यूट्रॉन पे 200, ठीक है, और अगले 9 न्यूट्रॉन पे कितनी हो जाएगी 600। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये एनर्जी चलती जाएगी ऐसे ही। तो इस एनर्जी से जो रिलीज्ड, जो मैक्सिमम जो एनर्जी मिलेगी उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को बेटा कंट्रोल में कर लिया तो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, अगर कंट्रोल में नहीं किया तो वहाँ उसमें यूज़ करते हैं एटम बॉम्ब। कंट्रोल में कर लिया तो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल में नहीं किया तो एटम बम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके सीबीएसई के बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लैम्प 100 वाट कैन बी केप्ट ग्लोइंग फ्यूजन 2 किलोग्राम ड्यूटीरियम 1H2 + 1H2 हीलियम +0 N1, और ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। कहने का मतलब ये कह रहा है बेटा आपके पास एक बल्ब है जो 100 वाट का है, तो उसको कितना टाइम लगेगा इसको गलाने में, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन दे रखी है, इसके हिसाब से करने हैं। तो बेटा सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करने हैं। एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियाई, जो एनर्जी है ये उसको कितने से डिवाइड कर देना, एटॉमिक मास से 2। तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 10⁻19। देखो 19 तो है, 10⁻6 काट देना, कहने का मतलब 19 में से 6 कम कर दो तो कितना बचेगा बेटा 13। इतनी एनर्जी होती है इसमें, मतलब इस वाली पूरी टर्म को इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे डिवाइड, तो बेटा आपका ये निकल के आएगा, इतनी एनर्जी होगी। तो हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है आपका 2 किलो है तो ग्राम बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। और मोलिकुलर कितना है भाई 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, कितना आया 1000 मोल्स। 1 मोल्स हाइड्रोजन पे इतना एवोगैड्रो होता है, 1000 पे बेटा मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करोगे, जो टोटल कितने मोल्स है 1000, ज़्यादा से ज़्यादा मोल को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देना। ये जो ये वैल्यू आई है बेटा आपकी वो है एनर्जी पर न्यूक्लियाई, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी टोटल। तो टाइम का फॉर्मूला एनर्जी बटे पावर, पावर है 100, इससे डिवाइड करता है ना, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और ये सीबीएसई में आया था बेटा क्वेश्चन कि बाइंडिंग एनर्जी नाइट्रोजन की निकालनी है, मास तो इतना है हाइड्रोजन का, इतना न्यूट्रॉन का। तो बाइंडिंग एनर्जी सिंपल सा फॉर्मूला है ZmP + A - ZmN - mx मल्टीप्लाई कर दे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। 7 का 7 प्रोटॉन की संख्या है ये, और ये कैसे आएगा, नाइट्रोजन का सबको पता है बेटा, इसमें से ये माइनस कर देना, ये आ जाएगा, ये न्यूट्रॉन का मास और ये न्यूक्लियस का है। इसको जब काउंट करोगे ये पॉजिटिव आंसर है तो रिलीज एनर्जी करेगा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये सीबीएसई 2024 में आया था। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे दिया, इसमें एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, आंसर प्लस का है तो रिलीज, नेगेटिव का है तो एब्जॉर्ब। तो बेटा देखो इसमें ये तो गिवन में मिलेगा आपको, इसमें लगाओ मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है और एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब ये पूछा है। तो मास डिफेक्ट, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास बेटा जो न्यूक्लियस का है वो 2 है, एक कार्बन का ये, एक कार्बन का ये, तो एक और एक 2 टोटल हो गया। 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो 12 से। एटॉमिक मास, खाली मास मास लेना, एटॉमिक नंबर मत लेना बेटा। माइनस, और न्यूक्लियस का मास 2 है, एक तो बेटा नियोन और एक हीलियम, ये तो नियोन ये हीलियम, इसमें से ये माइनस कर दो बेटा, इतना आ जाएगा। ये तो पता है एनर्जी के लिए काउंट करते हैं, पॉजिटिव है तो रिलीज्ड एनर्जी। एक ये क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई 2024 में, कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, सब गिवन था। तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देंगे। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, ये प्रोटॉन की संख्या ये गिवन में। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे कार्बन का, 6 कार्बन का 12, तो न्यूट्रॉन कैसे आएगा भाई 12 - 6 मतलब 6 ही न्यूट्रॉन्स है, ठीक है ना। और मास तो दे रखा है गिवन में बेटा ये रहा, ठीक है। जब आप काउंट करोगे तो ये अप्रोक्स आएगा। थैंक यू।